तो डिस्क्लेमर भाई साहब, इस वीडियो के एंड तक अगर आपका दिमाग ज़रा घूम जाता है तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। व्यूअर डिस्क्रिशन इज एडवाइस। तो बात कुछ ऐसी कि कुछ हफ्ते पहले मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, भारी मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक? एक बहुत छोटा सा सीधा साधा सवाल पूछ के भाई साहब अपने चारों तरफ जो रियलिटी है हमें असली में वो कितनी समझ में आती है। मेरे को लगा भाई बड़े इंटरेस्टिंग आंसर्स मिलेंगे, मजा आ जाएगा। बट इंस्टेड मैंने ऐसे सवाल देखे और ऐसे सवाल समझे जिनके बारे में मैं रोक ही नहीं पा रहा था खुद को सोचने से, बिकॉज जितना ज्यादा उनमें मैं घुसता गया उतना ज्यादा अनकंफर्टेबल रियलिटी बनती गई। और मैंने ऐसे आइडियाज डिस्कवर करे जो कि सब कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि हमने अपनी जिंदगी में फॉर ग्रांटेड लिए हैं। और सबसे ज्यादा खौफनाक पार्ट पता है क्या है? ये कोई रैंडम इंटरनेट थ्योरीज नहीं है, ये ऐसे आइडियाज हैं जो कि सम ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट और थिंकर्स ने सदियों पहले दिए हैं और वो आज तक देते आ रहे हैं और उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं जितना ज्यादा इनको समझने की कोशिश करता उतना ज्यादा मैं एक बहुत कड़वा और अनकंफर्टेबल सत्य समझता चला गया और उन सत्यों की परतें मेरे सामने खुलती चली गई, विच इज ह्यूमन बीइंग्स आर इनक्रेडिबली इंटेलिजेंट। इतनी बुद्धि है ना भाई, तुम समझ नहीं सकते। बट हम लोग शायद इतने इंटेलिजेंट भी नहीं हैं कि हम लोग अपने ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को समझ पाए जिसके अंदर हम लोग रह रहे हैं। क्योंकि इमेजिन करो दोस्त, एक मछली है जो कि समुद्र को समझने की कोशिश कर रही है। तो लेट्स से शायद वो मछली समुद्र को मेजर कर सकती है, उसके पानी को मेजर कर सकती है, वेव्स को स्टडी कर सकती है, करंट पैटर्न्स, करंट्स जो होते हैं ना उसको स्टडी कर सकती है, पानी कहाँ गर्म है कहाँ ठंडा है उसको समझ सकती है, कहाँ जाके रिप्रोडक्शन करना है वो समझ सकती है। बट शायद वो कभी भी उस वर्ल्ड को नहीं समझ सकती विच इज आउटसाइड द ओशन, क्योंकि एक मछली का एंटायर एग्जिस्टेंस, पूरा अस्तित्व लिमिटेड होता है उस रियलिटी से जिसके अंदर वो मछली बॉर्न होती है, पैदा होती है। आप दोस्त अपने आप से ये सवाल पूछो, व्हाट इफ ह्यूमंस आर लाइक दैट मछली? व्हाट इफ हमारा जो दिमाग है, भेजा है, वो असली में कोई खिड़की है ही नहीं रियलिटी की तरफ, बट शायद वो एक फिल्टर है जो कि हमें एक छोटा सा पार्ट दिखा सकता है कि हम लोग असल में क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं, छोटी सी चीज क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर ये चीज ट्रू निकली तो भाई साहब द बिगेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस जो आज तक हम समझते आए हैं वो हमसे छुपी नहीं रहेंगी, वो शायद हमारे समझ के परे हैं, हम उन्हें कभी समझ ही नहीं पाएंगे। और आज इस वीडियो में हम लोग दोस्त ऐसे ही कुछ डार्केस्ट फिलोसॉफिकल रैबिट होल्स के अंदर घुसेंगे जो कि ह्यूमंस ने आज तक बनाया है। एक्सपर्ट्स की तरह नहीं कि आप और मैं कंफ्यूज या जाएं, या ऐसे लोगों की तरह नहीं जिनके पास सारे आंसर्स हैं, बट एज क्यूरियस फूल्स की भाई जिज्ञासा है अंदर में, घपोचपनी की जिज्ञासा है, चल चलो। तो हम लोग समझेंगे इस यूनिवर्स को थोड़ा सा विच इज फार स्ट्रेंजर जो देन आवर माइंड्स कैन एक्चुअली इमेजिन। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं इन सारे आइडियाज को रैंकिंग देना शुरू करूंगा अकॉर्डिंग टू द माइंड बेंडिंग फैक्टर्स। तो ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस है, आप अपने पर्सनल ओपिनियंस नीचे दे सकते हैं जो भी आपको लगे कि सही रैंकिंग है। और मैं आप लोगों से एक और चीज़ चाहूँगा कि आपने वियर्ड थ्योरीज और फिलोसॉफिकल आइडियाज ज़रूर कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा, जिससे कि हम फ्यूचर वीडियोज़ में उसको भी कवर कर सकें। एक और अनाउंसमेंट यहाँ पे ये है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आने वाली है मेरे मास्टर क्लास इकोसिस्टम के अंदर इन द नियर फ्यूचर। तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं लिया है तो ले लीजिए, क्योंकि बहुत लोग उसका इस्तेमाल करके फिलॉसफी मास्टर क्लास का डेंजरस बन रहे हैं, अपने बेस्ट वर्जन बन रहे हैं ऑफ देमसेल्व्स एवरी डे। सो यू बी अ पार्ट ऑफ इट टू। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स बिगिन। चलिए इमेजिन करिए कोई आपसे पूछता है कि आप इस दुनिया में आना पसंद करेंगे अगर कोई आपको पैदा होने से पहले ये ऑप्शन देता। आप शायद ये सोचेंगे हाँ बिल्कुल भाई, क्यों नहीं। लाइफ में कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, कितनी खूबसूरत और खुशहाल चीज़ें हैं, प्यार है, फ्रेंडशिप है, म्यूज़िक है, फूड है, मेमोरीज हैं, अलग अलग कंट्रीज़ हैं। बट अब एक और सवाल इमेजिन करिए, व्हाट इफ़ यू न्यू दैट दिस पर्सन जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स से एक बच्चा विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस पेन, उसको दर्द होगा, हार्ट ब्रेक के थ्रू गुजरेगा, उसको प्यार की कमी मिलेगी, शायद वो सफरिंग के थ्रू गुजरेगा, शायद उसके अंदर फियर आएगा, शायद इवेंचुअली वो मर भी जाएगा, जो कि हर कोई मरेगा। और इसमें सबसे अनकंफर्टेबल बात, जिसको आप पैदा कर रहे हैं उसने आपसे कभी इन सब चीज़ों की मांग करी नहीं। उसने बोला भाई आपने तो बोला था दुनिया बड़ी खूबसूरत होगी, बड़ी अच्छी होगी, खुशहाल होगी, बट यहाँ पे तो सफरिंग भी है। अब सवाल यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्या जिंदगी बनाना एक एक्ट ऑफ लव है या फिर एक एक्ट ऑफ फोर्सिंग समवन है इनटू अ स्ट्रगल जिसके लिए उन्होंने कभी हाँ में हाँ भरी ही नहीं। यही थी द डिस्टर्बिंग आइडिया बिहाइंड एंटी नेटलिज्म। क्या बिना पूछे बिना सोचे समझे उस बच्चे से जिसको आप पैदा कर रहे हैं पैदा कर देते हैं, और आपको लगता है दुनिया कितनी खूबसूरत है उसमें पैदा करें, लेकिन असली में यहाँ पे कितनी ज़्यादा सफरिंग है।
अब इसकी एक रियल लाइफ एनालॉजी ले लेते हैं, ठीक है। इमेजिन करिए आपको एक गेम के बारे में पता लगता है, एक ऐसा गेम जहाँ पे हर एक प्लेयर अमेजिंग एक्सपीरियंस करेगा, बड़ा अच्छा तजुर्बा होगा, मज़ा आएगा, उनको हैप्पीनेस के मोमेंट्स मिलेंगे, वो फ्रेंड्स बनाएंगे, वो मिल के चीज़ें अचीव करेंगे, ऊपर बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। बट हर एक प्लेयर को जो उस गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है, उनको एक और चीज़ की गारंटी मिलेगी कि भाई आपको गारंटीड फ्रस्ट्रेशन मिलेगी, सफरिंग मिलेगी, लॉस भी मिल सकता है, और इवेंचुअली वो गेम जो है जो आप खेल रहे हैं वो परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एक और चीज़ इमेजिन करिए, लेट्स से कि आप किसी और को भी अपने साथ इस गेम में इनवाइट करना चाहते हैं, लेकिन वो येस या नो नहीं बोल सकते कि हाँ मैं आना चाहता हूँ या नहीं आना चाहता। तो क्या आप अभी भी उन्हें इन्वाइट करेंगे? अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे हाँ भाई क्यों नहीं, क्योंकि इस गेम के अंदर अच्छे मोमेंट्स भी हैं और उन अच्छे मोमेंट्स की वर्थ भी है, वैल्यू भी है, इन्जॉय करना चाहिए, उसमें खुशियाँ होती हैं। बट अगर कोई एंटी नेटलिस्ट होगा ना, तो वो ये पूछेगा, व्हाट इफ़ द सेफेस्ट एंड मोस्ट कंपैशनेट चॉइस इज सिंपली नॉट फोर्सिंग समवन टू प्ले द गेम साला खिलवाए ही क्यों रहे हो उस इंसान को जब उसने आपको अपनी परमिशन दी ही नहीं। तो भैया स्क्रीन की तरफ हम आ जाते हैं और एंटी नेटलिज्म का ना पहले थोड़ा सा फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव समझ लेते हैं। तो डेविड बेनाटार जो भी हम नाम देना चाहें, एक फ़िलासफ़र, मॉडर्न फ़िलासफ़र, उन्होंने ये कहा कि एंटीनेटलिज्म एक फ़िलासफ़िकल पोजीशन, ऐसी पोजीशन है जो कि ये कहता है कि आप कोई भी सेंटिएंट लाइफ लाएंगे इनटू एग्जिस्टेंस, वो लाना मॉरली गलत है, बिकॉज सफरिंग एक अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस है। और अगर आप उस सेंटिएंट लाइफ, सेंटिएंट मतलब क्या हुआ, ऐसी कोई ज़िंदगी जिसके पास एबिलिटी है टू यूज़ देयर सेंसेस, अपने सेंसेस लाइक टू सी एंड टू फील एंड टू टच, आप उसको अगर ला रहे हैं एग्जिस्टेंस में तो बहुत गलत है। एंड डेविड बेनाटार ने इसके ऊपर एक किताब भी लिखी है जो कि आप देख सकते हैं, बेटर नेवर टू हैव बीन, पढ़ें ज़रूर, आपको इसमें रुचि आएगी। तो इनका जो आर्ग्यूमेंट है वो बेस्ड है ऑन समथिंग कॉल्ड द असिमेट्री बिटवीन पेन एंड प्लेजर, समानता नहीं है पेन और प्लेजर के बीच में। और ये आइडिया ये है कि लेट्स से कोई एग्जिस्ट करता है, समवन एग्जिस्ट, और वो पेन एक्सपीरियंस करता है विच इज़ अ बैड थिंग, और वो प्लेजर भी एक्सपीरियंस करता है, आप कहेंगे विच इज़ अ गुड थिंग। अब लेट्स से वही इंसान एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो पेन एक्सपीरियंस नहीं करता विच इज़ अ गुड थिंग, बट वो प्लेजर भी एक्सपीरियंस नहीं करता विच इज़ नॉट बैड, विच इज़ न्यूट्रल। ठीक है, अगर प्लेजर नहीं एक्सपीरियंस करेगा तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका रिजल्ट कि भाई अवॉइडिंग पेन इज़ द रियल डील, पेन अवॉइड करो विच इज़ गुड, एंड मिसिंग आउट ऑन प्लेजर, नहीं पी शराब तुमने, नहीं तुम सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया तुमने, तो भाई साहब कुछ बुरा नहीं हो जाएगा। तो इनके कहने के अकॉर्डिंग नेवर एग्जिस्टिंग इज़ बेटर दैन एग्जिस्टिंग, एग्जिस्ट करने से अच्छा ना ही एग्जिस्ट करो, बेटर है आपके लिए। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप समझ लिए एक आइलैंड, इस आइलैंड पे वाटर मार्क भी है भाई, हम तो देखा ही नहीं है, हमें कॉपीराइट लग जाएगा। इमेजिन करिए एक आइलैंड जहाँ पे कोई इंसान नहीं है, तो वहाँ पे कोई सफ़र नहीं कर रहा होगा, लेकिन कोई वहाँ पे सनसेट भी इंजॉय नहीं कर रहा होगा, इतना खूबसूरत से नारियल पानी पीने का दिल कर गया यहाँ पे। बट क्या हम बुरा फील करेंगे उन इमेजिनरी लोगों के लिए जो कि उस सनसेट को मिस कर रहे हैं? शायद नहीं। बट अगर वहाँ पे उस आइलैंड पे लोग होते जो कि सफ़र कर रहे होते, तो हम लोग ज़रूर उनके लिए केयर करते। तो एंटी नेटलिस्ट आर्ग्यूमेंट का जो फंडामेंटल है छोटे में नटशेल में वो ये है। इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक और फिलोसोफर आए थे जिनका नाम था आर्थर शोपेनहावर, उनके बारे में मैंने बहुत वीडियोस बना रखे हैं इस चैनल पे। उनका और डार्क व्यूथ ऑफ एग्जिस्टेंस, उनका ये बिलीव था कि ह्यूमन लाइफ जो है ना ट्रैप्ड है बिटवीन टू थिंग्स, डिज़ायर एंड सफरिंग। आपको कुछ ना कुछ चाहिए, हर चीज़ को कुछ ना कुछ चाहिए, आप स्ट्रगल करते हैं उसको पाने के लिए, फिर आपको वो चीज़ फाइनली मिल जाती है, कुछ समय के लिए आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, फिर एक और डिज़ायर आ जाता है, एक और ग्रास ऑन द अदर साइड लुक्स ग्रीनर आ जाता है, एक और शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम आ जाता है, तो साइकिल कंटिन्यू होता जाता है। तो अकॉर्डिंग टू शोपेनहावर्स पेसिमिस्टिक व्यू, जो कि उनकी किताब है ऑन द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, शायद हैप्पीनेस डिफ़ॉल्ट स्टेट है ही नहीं लाइफ का। मे बी हैप्पीनेस एक टेम्पररी रिलीफ है फ्रॉम सफरिंग, एक ऐसी प्यास है जिसको आप कभी बुझा नहीं सकते और रो देंगे उसको बुझाते बुझाते। अब यहाँ पे ना ये फिलॉसफी थोड़ी सी ज़रा कॉन्ट्रोवर्शियल बन जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अचानक से ये सोचने लग जाते हैं कि ये तो बड़ी ही नेगेटिव फिलॉसफी है जिसको बोला जाता है पेसिमिस्टिक फिलॉसफी, इसमें तो खुशहाली है ही नहीं। क्यों लोग अपोज करना चाहते हैं टुवर्ड्स क्रिएटिंग लाइफ? भाई लाइफ बनाना, जन्म देना, जीवन दान कितनी अच्छी चीज़ होती है। बट एंटी नेटलिस्ट यहाँ पे रिस्पॉन्स देंगे कि वी आर
नॉट अगेंस्ट लाइफ बिकॉज हमें लाइफ नहीं पसंद या वी हेट लाइफ। हम लोग सवाल उठाते हैं ऑन क्रिएटिंग लाइफ बिकॉज हमें पता है सफरिंग कैसी है और सफरिंग कितनी बुरी चीज़ है, कितनी गंदी चीज़ है। और ये ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अनकंफर्टेबल सवाल अपने आप में उठाता है। क्या लोग बच्चे इसलिए पैदा करते हैं बिकॉज वो बच्चों का बेस्ट चाहते हैं? अरे तुम बच्चों का बेस्ट चाहते थे तो तुम्हें ये भी तो पता होना चाहिए था यहाँ पे कितनी सफरिंग है। या वो बच्चे इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि उन लोगों को जो पैदा कर रहे हैं कुछ मीनिंग चाहिए, उन्हें चाहिए कि वो किसी को प्यार दे सके, उन्हें एक लेगेसी चाहिए, उन्हें अपनी ईगो आगे कंटिन्यू करनी है, अपने आप को आगे कंटिन्यू करना है। और एंटी नेटलिज्म इसी थॉट को चैलेंज करता है। क्या तुम बच्चे इसलिए पैदा कर रहे हो जिससे कि तुम उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी दे सको? उन बच्चों को पैदा कर रहे हो उनकी खुशहाली के लिए या अपनी खुशहाली के लिए, ये मेरे बुढ़ापे के सहारा बनेंगे? नाउ वेदर आप इस कॉन्सेप्ट से एग्री करें या फिलॉसफी से एग्री करें नहीं करें वो आपके ऊपर है, बट ये एक अलग तरीके से सोचने पे ज़रूर मजबूर कर देता है। ये हमें ये पूछने पे मजबूर कर देता है कि भाई साहब क्या हम सही में रियलिटी ऑफ लाइफ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं? क्या हम अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए एक बेहतर फ्यूचर, एक बेहतर दुनिया बना रहे हैं? बिकॉज मे बी एंटी नेटलिज्म का जो एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है इज़ नॉट जस्ट क्रिएटिंग मोर लाइफ, मे बी इट इज़ क्रिएटिंग अ बेटर लाइफ, अ मोर खुशहाल लाइफ। तो भैया यहाँ पे एंटी नेटलिज्म ने एक वन ऑफ द बिगेस्ट सवाल उठा दिया। ये जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, क्या उस अस्तित्व की शुरुआत करना अपने आप में अच्छी चीज़ है? क्या इज इट वर्थ स्टार्टिंग? बट यहाँ पे थोड़ा सा और पर्सनल जाते हैं, बिकॉज अगर हम कहें कि एग्जिस्टेंस तो दोस्त संकट है ही नहीं, प्रॉब्लम है ही नहीं। वॉट इफ द प्रॉब्लम इज दैट यू आर ट्रैप्ड इनसाइड योर ओन एग्जिस्टेंस? दूसरों की तो छोड़ो, अपनी एग्जिस्टेंस में फंसे हुए हो। वॉट इफ आप कितनी कोशिश कर लो किसी को प्यार देने की, प्यार करने की, आप उनके माइंड में कभी एंटर कर ही नहीं सकते, चाहे वो कितने अच्छे से अपने मानचित्र की बातें आपको बता दे, अपनी दिल की बात आपको बता दे, लेकिन फिर भी आप नहीं समझ सकते उनके माइंड में चल क्या रहा है। दोस्त, आपके साथ कभी ऐसा कोई मोमेंट हुआ है जहाँ पे आपके चारों तरफ आपके चाहने वाले लोग तो हैं, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, दोस्त, यार, ऐसे लोग जिनसे आप भी जेन्युइनली प्यार करते हैं, वो भी आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं, म्यूचुअल लव है, बट समहाउ अभी भी ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट हूँ या मैं कहीं ना कहीं अलोन हूँ। इसलिए नहीं कि आपके आसपास कोई नहीं है, फिजिकली सब कोई है, बट शायद इसलिए कि आपके ट्रू एक्सपीरियंस को कोई भी नहीं समझ पाता है कि आपके दिमाग में असल में चल क्या रहा है। कोई वो थॉट्स फील कर ही नहीं सकता जो थॉट्स आप फील कर रहे हैं। किसी को वेट नहीं पता ऑफ द मेमोरीज दैट यू कैरी। किसी को इमोशंस नहीं पता जो आपने कभी एक्सप्रेस करे ही नहीं, लेकिन काश वो समझ गए होते। और ये ना वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट रियलिटीज़ है ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। एक लौते ऐसे इंसान हैं जो खुद को अपने आप से, अंदर से, अपनी ज़िंदगी को एक्सपीरियंस कर सकता है, और इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल आइसोलेशन। इमेजिन करिए आप एक मूवी देख रहे हैं किसी के साथ बैठ के, बस नेटफ्लिक्स एंड चिल चल रहा है भाई, बोथ ऑफ यू आर सिटिंग इन द सेम रूम, है ना, यू आर वॉचिंग द सेम स्क्रीन, सेम डायलॉग सुन रहे हो, सेम सीन्स देख रहे हो, सेम कहानी नोटिस कर रहे हो, बट एक ऐसी चीज़ है जो आप दोनों या जो भी आप ग्रुप में मूवी देख रहे हैं जो आप कभी शेयर नहीं कर सकते, विच इज़ द एग्जैक्ट एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग दैट मूवी। जो उस मूवी ने आपके अंदरूनी इमोशंस जगाए हैं, जो उस मूवी ने आपके अंदरूनी मेमोरीज जगाए हैं, जो उस मूवी ने आपके थॉट्स को बदल के रख दिया। शायद आपके लिए वो मूवी बहुत क्रांति वाली थी, बगल वाले के लिए ना हो। कोई दूसरा इंसान उसको अपने प्राइवेट वर्जन ऑफ रियलिटी से एक्सपीरियंस करो, उसके लिए हो सकता है मूवी ट्रॉमेटाइजिंग हो। आप अपना एक्सपीरियंस ले रहे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस ले रहे हैं, दो लोग सेम दुनिया, लेकिन अंदर का ब्रह्मांड, इनर यूनिवर्स कंप्लीटली डिफरेंट। एग्जिस्टेंशियल आइसोलेशन ना आता है एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी से। ऐसे थिंकर्स, पर्टिकुलरली इरविन यालोम करके एक थिंकर है, जिन्होंने डीपेस्ट एंग्जाइटीज़ को जो इंसान फेस करता है एक्सप्लोर करने की कोशिश करी। तो इनका ना, इरविन का आइडिया बड़ा सिंपल था। उनका आइडिया था कि हम लोग कनेक्टेड हैं दूसरे लोगों से, एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो परमानेंटली सेपरेटेड फ्रॉम देम, क्योंकि आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ आपकी ही कॉन्शियसनेस है। आप अपना पेन डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप अपने थॉट्स डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये बता सकते हो दूसरे को कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, बट आप एक्चुअल एक्सपीरियंस कभी ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने माइंड से दूसरे इंसान के माइंड के अंदर। कोई इंसान हो सकता है आपके वर्ड ज़रूर समझ पाए, बट वो ना कभी नहीं समझ पाएगा फील क्या कर रहे हैं, आपके तरह एक चंद सेकंड के लिए भी नहीं बन पाएगा। और ये ना एक, अगर इसको बैठ के सही में सोचो अलग से, तो बड़ा एक स्ट्रेंज टेंशन क्रिएट करता है, क्योंकि इंसान आर डेस्परेट टू क्रिएट कनेक्शन। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट कनेक्शन इज इम्पॉसिबल। तभी इंसान ना कभी कभार
कोपिंग मैकेनिज्म ढूंढते हैं एक्सट्रीम तरीक़ों से। कुछ लोग पूरी तरीके से अपने आप से मर्ज कर जाते हैं, अपने अंदरूनी में ही अंदर रहना पसंद करते हैं, या फिर अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। बहुत लोग होते हैं जो दूसरों के हाथ में अपनी आइडेंटिटी रख देते हैं, अपनी वर्थ रख देते हैं, अपनी चॉइसेस रख देते हैं, अपनी डायरेक्शन रख देते हैं, बिकॉज अकेले रहने में ना उनको डर लगता है, टेरिफाइंग फील होता है। ज़्यादातर बुलीज जो देखोगे ना स्कूल कॉलेजेस में या ऑफिस में, वो यही होते हैं। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी सामने वाले को देख ली, देखो भाई मैं गुंडागर्दी कर रहा हूँ, अब तुम डिसाइड करो मैं कैसा हूँ, देखो तुम मेरी औकात डिसाइड कर रहे हो। लेकिन अडल्ट्स डू द ऑपोजिट, दे ट्राई टू कंट्रोल, डोमिनेट और रिड्यूस अदर्स, बिकॉज किसी को छोटा दिखाना उनको बड़ा दिखाता है। तो मैंने पुलिस का एग्जांपल लिया, एक हो गया जो अंदर चला गया, एक हो गया जो दुनिया के हाथ में उसने अपनी तश्तरी रख दी। सबका चीज़ ही सेम हो रही है, एक आइसोलेशन हो रहा है, लेकिन उसको एस्केप करने का तरीका अलग है कि भाई अगर मैं अकेले खड़ा रह गया अपने साथ तो वो मेरी फाड़ ना दे भाई, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो आइडिया ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सप्लेन करता है जो हम हर तरफ देखते। लोग इतनी डिस्परेटली वैलिडेशन सीख क्यों करते हैं? लोगों के अंदर डर क्यों है अकेले रहने का? बहुत लोग अनहेल्दी और टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्यों रहते हैं? होता है ना दोस्त लोग, ये तुम समझाते रहो लेकिन वो उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में पड़ा रहेगा, लड़का या लड़की जो भी है। कुछ लोग अपनी पूरी पर्सनैलिटी दूसरों को इंप्रेस करने के अराउंड क्यों बना लेते हैं? क्योंकि अंदर ही अंदर हम लोग ना एक फीलिंग से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं, विच दैट फीलिंग इज कि भाई मुझे कोई नहीं समझ सकता। और शायद ये कोई खामी नहीं है, दिस इज नॉट अ फ्लॉ। प्राइस है जो आप पे कर रहे हैं ऑफ हैविंग योर ओन कॉन्शियसनेस, टू लिव विद योर कॉन्शियसनेस। बिकॉज अगर आपके दिमाग के अंदर, माइंड में कोई पूरी तरीके से एंटर नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये है ना कि आपका इनर वर्ल्ड आपके लिए प्योरली आपका रहेगा। आपके थॉट्स, आपके इमेजिनेशंस, आपके ड्रीम्स, आपके जो जो एक्सपीरियंसेस हैं, कोई उसको ओन नहीं कर सकता। किसी की उसके ऊपर कोई वो नहीं है कि आप कब्जा, आपका खुद का कब्जा आपके ऊपर है। मे बी यहाँ पे गोल ये नहीं है कि आप एग्जिस्टेंशियल आइसोलेशन को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दें। मे बी यहाँ पे आपका गोल ये होना चाहिए कि हम उसके साथ रह कैसे सकते हैं while still choosing connection with people around you। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत आयरॉनिकल चीज़ होती है, हम लोग ना सेपरेट बीइंग्स हैं हर कोई। हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि हमारे एक दूसरे की ज़िंदगी किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड फील करती रहे। ये जो एग्जिस्टेंशियल आइसोलेशन है ना, वो हमें एक और बहुत ही अनकंफर्टेबल सत्य के साथ, सत्य भी छोड़ो सवाल के साथ छोड़ देता है। अगर हर इंसान अपने ही प्राइवेट एक्सपीरियंस में ट्रैप रहता है, हमें दूसरों के साथ कैसे रहना चाहिए? क्योंकि एक रियलिटी है जो हर इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ती है, विच इज़ हम सबके पास बहुत कम समय है। और डेथ, मौत एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई एस्केप नहीं कर सकता। और जो अवेयरनेस है ऑफ डेथ की मौत आएगी, धीरे धीरे हमारी चॉइसेस, हमारे फियर्स, हमारे एम्बिशंस, हमारी मोरालिटी को शेप करते हैं। तो अब सवाल उठता है, नोइंग दैट लाइफ इज टेम्पररी, आप मर जाएंगे, आप कैसे चूज करते हैं जीना? दोस्त, एक चीज़ है जो हर एक इंसान को पता है, बट कोई भी उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहता। एक दिन जो भी आप सबने बिल्ड किया है, जितनी आपके अचीवमेंट्स, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी मेमोरीज, आपकी आइडेंटिटी, सब कुछ गायब हो जाएगी, छूमंतर हो जाएगी, शून्य बटा सन्नाटा। आप शायद दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान अलाइव बन जाए, आप सबसे पावरफुल इंसान बन जाए, उम्मीद है बन भी जाए, आप सबसे फेमस इंसान बन जाए इन हिस्ट्री, बट मौत को नहीं फर्क पड़ता। वो सबके लिए आती है वो डंडा लेके। तो इसमें स्ट्रेंज पार्ट पता है क्या है? इवन दो हम सबको पता है कि मौत को रोका नहीं जा सकता, हम लोग ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी ऐसे बिता देते हैं जैसे मौत कभी होगी ही नहीं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ आप इमेजिन करिए, आपको किसी ने एक बैंक अकाउंट दे दिया, बट किसी ने ये नहीं बताया उस बैंक अकाउंट में पैसा कितना है उसने। लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर बताइए कि आपको जितना भी पैसा है आधी रात से पहले खर्च कर देना है, स्पेंड कर देना है। तो आप क्या करेंगे? उसको वेस्ट करेंगे या उसको लुटा देंगे ट्राइंग टू इम्प्रेस स्ट्रेंजर्स? वुड यू स्पेंड इट ऑन थिंग्स जो कि शायद आपकी ज़िंदगी में मैटर भी नहीं करती? शायद नहीं। आप बहुत केयरफुली उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे और उस पैसे से रिलेटेड हर डिसीजन लेंगे। यही तो ज़िंदगी है। एक्सेप्ट जो करेंसी है वो पैसा नहीं, यहाँ पे वक्त है। और डेथ जो है वो डेडलाइन है जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन फिर भी पता है कि आएगा ज़रूर। लेकिन कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, अगले महीने आ सकता है, अगले साल आ सकता है। तो सोच समझ के आगे बढ़ने वाली बात है भाई। बहुत फिलोसफर्स आए हैं, उन्होंने एक्सप्लोर किया है कि कैसे हमारी अवेयरनेस ऑफ डेथ ह्यूमन एग्जिस्टेंस को शेप करती है। स्टोइक्स आए, बहुत स्टोइक्स आए। स्टोइक्स ने बिलीव किया कि डेथ को याद रखना, विच इज़ मोमेंटो मोरी, की आप ये याद रखो कि आप एक दिन मरोगे, यू मस्ट डाई, यू विल डाई, वो आपके अंदर फियर बनाने के लिए नहीं आया था, वो आपके अंदर एक क्लैरिटी बनाने के लिए आया था।
जब आपको ये रियलाइज़ होगा कि टाइम बहुत लिमिटेड है, तो आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि मैनी थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। मैनी थिंग्स दैट फील इंपॉर्टेंट सडनली बिकम मीनिंगलेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हो जाएंगी क्योंकि वक्त कम है, चीज़ें ना इंपॉर्टेंट भी हो जाएगी क्योंकि वक्त कम है। ना इंपॉर्टेंट मतलब ओपिनियन स्ट्रेंजर्स के, छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स, ईगो बैटल्स, वेंजेंस की आग, कांस्टेंट कंपैरिजन, पीयर प्रेशर। और इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है आपके मार्कस ऑरेलियस बाबा। मार्कस ऑरेलियस के मेडिटेशंस रणवीर को भी दी थी एंड में पॉडकास्ट में। जिसने नहीं पॉडकास्ट देखा है मेरा बियर बाइसेप्स के साथ, तो देख सकते हैं। एंड में मैंने किताब दी थी क्योंकि ये वो चीज़ सिखाती है। और उसमें ये मैसेज भी मैंने लिखा था किताब में, जो रणवीर ने पढ़ा भी था, जो यही बता। और वन ऑफ द फिलोसफर्स उनमें मार्कस ऑरेलियस, द ग्रेटेस्ट स्टोइक फिलोसफर्स। तो आप उनको समझें तो मज़ा आएगा। अब डेथ और मोरालिटी को ना और फिलोसफर ने समझाने की कोशिश करी, जैसे अर्नस्ट बेकर। उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि ह्यूमन बिहेवियर एक्चुअली इन्फ्लुएंस होता है बाय द हिडन फियर ऑफ डेथ। लोग बात नहीं करते लेकिन कहीं ना कहीं होता है। हम अचीवमेंट क्रिएट करते हैं, हम फेम चूज़ करते हैं, हम रिलीजन बिल्ड करते हैं, हम मीनिंग क्रिएट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर हम लोग इस फैक्ट से डील कर रहे हैं कि हम लोग एक दिन मरेंगे एंड वी आर टेम्पररी बींग्स। फिर एक और फिलोसोफर है जिनका नाम था फ्रीडरिक नीचा। इनके ऊपर भी बहुत वीडियोस बना रखे हैं नीचा बाबा। इन्होंने हमारा करियर ही बना दिया, समझ लीजिए। और नीचा ने डेथ को बड़े अलग तरीके से देखा। इनके लिए डेथ सिर्फ एक एंडिंग नहीं थी, वो एक सवाल था। वो सवाल ये था कि इफ़ यू हैड टू लिव दिस एग्जैक्ट लाइफ अगेन एंड अगेन फॉर एवर, वुड यू एक्सेप्ट इट। इसको इन्होंने दिया द कॉन्सेप्ट ऑफ इटर्नल रेकरेंस। इनका कहना था कि हर वो मिस्टेक, हर वो हार्ट ब्रेक, हर वो फेलियर, हर वो खूबसूरत क्षण आपकी ज़िंदगी में लेट्स से आपके मरने के बाद वापस से रिपीट होता जाएगा विदाउट अ नीडल मूविंग हेयर एंड देयर। तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? और नीचे क्या मानना था, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो यही है, जो बोलेगा कि हाँ मैं ज़िंदगी को एक्सेप्ट करता हूँ। यही चीज़ इनके आइडिया, ऊबरमेंश के आइडिया से कनेक्ट करती है, विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरमैन। नॉट अ सुपर हीरो जो पहाड़ फेंक रहा है, तो जो मार रहा है गुंडों को, बट समवन हु स्टॉप्स लिविंग अकॉर्डिंग टू फियर। वो ऊपर बढ़ जाता है सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन से, इनहेरिटेड बिलीफ से, और अपने खुद के वैल्यूज़ क्रिएट करता है और अपनी एग्जिस्टेंस को पूरी तरीके से एम्ब्रेस करता है कि हाँ ठीक है, अगर मुझे ये नॉलेज मिल गई कि मेरे मरने के बाद मेरी ज़िंदगी वापस वैसी रिपीट होगी, इटर्नली होती रहेगी, तो मैं कल से या इसी क्षण से, कल से भी नहीं, इसी कल कभी नहीं आता, इसी क्षण से अपनी ज़िंदगी बेहतर करूँगा कि अगर मेरे को वापस जीना पड़े तो रोना ना पड़े। तो उसको एम्ब्रेस करता है। अल्टीमेट विक्ट्री अकॉर्डिंग टू नीचा इज़ नॉट बाय विनिंग डेथ, कि आप डेथ से एस्केप करके, जो कि हो नहीं सकता, बट एक ऐसी ज़िंदगी जीना जिसको आप कभी बदलना नहीं चाहते। और अगर आप उसको रिपीट करवाना चाहें तो आप खुशी खुशी रिपीट करवाएं ना। शायद मौत ही सिर्फ एक ऐसी चीज़ नहीं है जो ज़िंदगियाँ ख़राब करती है। मौत एक ऐसी चीज़ है जो इस ज़िंदगी को वैल्यू देती है। सोचो इसके बारे में, अगर आपके पास इनफाइनाइट टाइम होगा कि मरोगे ही नहीं कभी, इमॉर्टल हो, तो कोई चीज़ मैटर करेगी? अपनी ड्रीम्स जो चेस कर रहे हो वो करोगे? सामने वाले को आई लव यू बोल दिया आपने, है ना, थोड़ा दम लाइए, अपनी क्रश को प्रपोज कर दीजिए, है ना। बोलोगे? नहीं बोलोगे ना। आप रिस्क लोगे? शायद नहीं लोगे। वो एग्जाम क्रैक करोगे? नहीं करोगे। पैसे कमाओगे? नहीं कमाओगे, क्योंकि अर्जेंसी ना मीनिंग क्रिएट करती है। बट यहाँ पे कड़वा सच ये है, तो ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं जीते कि भाई वो तुम मरने वाले हो, वक्त कम है। वो ऐसे जीते हैं जैसे उनके पास अनलिमिटेड टाइम है, बैठे हैं, पढ़े हैं, अपनी ड्रीम्स को, सपनों को डिले कर रहे हैं, अप्रूवल चेस करने के लिए कि भैया मेरे को पूछ लो, सालों निकाल देते हैं। अपने अंदर ग्रजेस रखते हैं, ऐसे ग्रजेस जो कि लेट से 10 साल बाद मैटर भी नहीं करेंगे, और एक दिन उनको ये रियलाइज होता है कि एक ही चीज़ उन्होंने शायद सही में ओन करी है, वॉज द टाइम दे स्पेंट एंड हाउ दे स्पेंट इट। लेकिन दोस्त, मौत जो है ना, एक और कड़वा सच और कड़वा रियलाइजेशन पैदा कर देती है। हर वो चीज़ जो हम वैल्यू करते हैं वो एक ही अजम्पशन पे बनी है कि हमारी मेमोरीज रियल है, या हमारा पास या हिस्ट्री सही में हुई है। जो भी हमारे वर्ल्ड में एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं वो हिस्ट्री से कंटिन्यू होती हुई आई है, कंटिन्यूएशन है टुवर्ड्स द प्रेजेंट। बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि वो जो अजम्पशन आप ले रहे हैं वो अपने आप में गलत है। व्हाट इफ एवरीथिंग यू रिमेंबर, आपका चाइल्डहुड, आपका एक्सपीरियंस, आपकी पूरी हिस्ट्री, वो सिर्फ कुछ क्षण पहले बनी थी? नहीं, मजाक नहीं कर रहा भाई, सही में बोल रहा हूँ। और अगर मैं कहूँ कि पिछला जो थर्सडे गया, उस थर्सडे में ये पूरा ब्रह्मांड बना है, तो मानोगे? चलिए, आप कल उठते हैं और आपके पास आ गया, आपको कोई बोलता है, दोस्त अभी तक जो भी चीज़ें तुम्हें याद थी बिफोर दिस मोमेंट, पास्ट में आपका चाइल्डहुड, आपके अचीवमेंट, आपके फेलियर, आपके रिलेशनशिप, आपकी पूरी हिस्ट्री जो आज तक आपने समझी है, पढ़ी है, चाहे वो डायनासोर हो, चाहे वो आपकी क्रांति की लड़ाई हो, चाहे वो इंडिपेंडेंस हो, कुछ भी हो,
वो सिर्फ 5 मिनट पहले बना है। आपका पहला रिएक्शन होगा भाई इम्पॉसिबल, क्या मजाक कर रहे हो भाई, मेरे को तो अपना पास्ट याद है, तुम भी पता नहीं कौन से नशे कहाँ से माल लेके आए हो। बट फिर एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सवाल उठता है, प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ करो कि तुम जो पास्ट की बात कर रहे हो वो सही में हुआ है। आप बोलोगे मेरे पास मेमोरीज है, बट मेमोरीज गलत भी तो हो सकती है। फिर आप बोलोगे मेरे पास फोटोज़ हैं, भाई फोटोज़ हैं, फोटोज़ बनाई भी तो जा सकती है। आप कहोगे मैं तो हिस्ट्री की किताबें पढ़ी है, बट वो तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है ना जो आपने रिसीव करी हो किताबों के थ्रू या टेप के थ्रू या टीवी के थ्रू, डॉक्यूमेंट्री के थ्रू, खत के थ्रू, वो भी तो बनाई जा सकती है। तो व्हाट इफ आपका पूरा एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट सिर्फ आपके दिमाग में लाके छोड़ दिया गया। अजीब और गरीब फिलोसॉफिकल आइडिया को बोला जाता है लास्ट थर्सडेइज्म। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो ज़्यादा ओवरलोड ना हो जाए। इमेजिन अ वीडियो गेम कैरेक्टर, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि गेम की दुनिया में उठता है, उसके पास उसकी मेमोरीज है, उसका बचपन है, उसका पूरा इतिहास है, उसको सारी जगहें याद है जहाँ जहाँ वो गया है, जहाँ जहाँ वो घूमा है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ वो गेम ही भाई साहब कल बनाया गया था और वो कल बनाए हुए गेम में सारी मेमोरीज पहले से प्रोग्राम थी। कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से सब कुछ बड़ा रियल लगता है, ये जो मेमोरीज हैं वो बड़ी रियल लगती हैं, पास्ट जो है बड़ा रियल लगता है, इतिहास बड़ा रियल लगता है। बट उस कैरेक्टर के पास कोई तरीका नहीं है कि वो सिस्टम से बाहर जाके निकले और उसको वेरीफाई कर पाए। यहाँ पे लास्ट थर्सडेइज्म कहता है क्या इंसान भी अलग है या उस कैरेक्टर की तरह ही है। जो लास्ट थर्सडे का आइडिया ना भाई, ये आइडिया आता है फिलोसफिकल स्केप्टिसिज्म से, जो कि एक फिलोसोफर बर्टन रसल ने दिया था, एक सिमिलर थॉट दिया था। और ये स्केप्टिसिज्म कहता है कि क्या हम सही में अपना पास्ट प्रूफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसको समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया गया था। व्हाट इफ़ ये जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो रिसेंटली क्रिएट किया गया। वो जो एविडेंस जो आप बोल रहे हैं, सब जो एविडेंस आप देख रहे हैं, वो एविडेंस जो आपको ये बोलता है कि भाई आप थर्सडे बोल रहे हो, पिछले हफ्ते आप बना यूनिवर्स में तो कार्बन डेटा इतना पुराना है, क्या पता ये प्रोग्रामिंग पहले से उसके अंदर बिल्ट इन हो, फॉसिल्स, मेमोरीज, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, सब कुछ। पॉइंट ये है कि इतना बड़ा साइंटिस्ट बर्टन रसल क्या ये कह रहा है कि ये क्या ये मानता है ये सब हुआ? नहीं भाई, वो ये नहीं कह रहा, वो ये नहीं बोल रहा मैं मानता हूँ ये सब हुआ। उनका पॉइंट ये है कि क्या हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये सब नहीं हुआ। और ये जो चीज़ है ना, वो अपने ये वाली चीज़ की क्या हम प्रूफ कर सकते हैं ये सब नहीं हुआ, वो कुछ एक्सपोज करती है बड़ा ही इंटरेस्टिंग कि हमारा ह्यूज पार्ट ऑफ रियलिटी बेस है ट्रस्ट के ऊपर। हम अपनी मेमोरीज पे ट्रस्ट करते हैं, रिकॉर्ड्स, किताबों पे ट्रस्ट करते हैं, अपने परसेप्शन पे ट्रस्ट करते हैं। बट हमारा ब्रेन जो है ना, वो मेमोरी स्टोर नहीं करता लाइक अ कंप्यूटर स्टोरिंग फाइल्स। जब भी आप कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, आपका ब्रेन एक मेमोरी रिकंस्ट्रक्ट करता है, मतलब आपका पास्ट एक परफेक्ट रिकॉर्डिंग नहीं है, वो एक ऐसी मेमोरी है या एक ऐसी कहानी है जो कि बार बार आपका माइंड कंटिन्यूसली तोड़ रहा है, बना रहा है। अब यहाँ पे इन सब चीज़ों का ये मतलब नहीं कि हमारी मेमोरीज ही फेक है, बट यहाँ पे एक बहुत ही अनकंफर्टेबल ट्रुथ आता है, विच इज आपका संबंध आपके पास्ट के साथ बहुत वीक है, वीकर देन यू थिंक। सोचो इस बारे में, लोगों के बीच में हर दिन आपके सामने कितनी बहसें होती हैं। दो लोग बहस करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, बिकॉज एक इवेंट के उनको दो अलग अलग एक्सपीरियंसेस याद है। दोनों को लगता है कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, और दोनों कहते हैं कि हमने वो चीज़ क्लियरली याद रखे हुए। बट बोथ वर्जन्स कैन नॉट बी कम्प्लीटली ट्रू। आपको भी ये पता है, मुझे भी ये पता है, क्योंकि हम लोग रियलिटी को डायरेक्टली नहीं एक्सपीरियंस करते ना, हम एक्सपीरियंस करते हैं रियलिटी को थ्रू दिस फिल्टर इनसाइड आवर माइंड। बायसेस, जजमेंट, डॉगमास, कल्चर, रिलीजन, ये बदल देता है हाउ वी लुक एट आइडेंटिटी इटसेल्फ। क्योंकि बहुत सारे लोग ना अपनी ही कहानी में ट्रैप्ड है, एक ऐसी कहानी में जिसमें वो सोचते हैं कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ या मैं एक ऐसा इंसान बन गया हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है, मेरा पास्ट मुझे डिफाइन करता है, मैं अपने आप को बदल नहीं सकता, मैं ये हूँ, एक्सेप्ट कर सकते हो करो। बट लास्ट थर्सडे की स्टोरी ना स्ट्रेंज पर्सपेक्टिव बनाती है कि आपका जो पास्ट है वो आपका प्रेजेंट नहीं है दोस्त। व्हाट इफ वो एक सिंपल सी कहानी लेके चल रहा है, वो कहानी उसने आपके हाथ में दे दी और अब आप वो कहानी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। शायद वो मेमोरीज हुई हैं, शायद उन मेमोरीज ने आपको शेप भी किया है, बट दे डू नॉट हैव टू कंट्रोल यू फॉर एवर। इस फिलोसफिकल आइडिया का डीपर लेसन ये नहीं है कि यूनिवर्स लास्ट थर्सडे पे बना है और आप उस पर बिलीव करना शुरू कर दें, वो पॉइंट है ही नहीं मेरे दोस्त। पॉइंट ये है द स्टोरी दैट यू टेल योरसेल्फ अबाउट योरसेल्फ इतनी परमानेंट है ही नहीं जितना आप सोचते हैं। आपके फेलियर्स, आपके रिग्रेट, आपका जो शेम है, आपका गिल्ट है, वो एग्जिस्ट इसलिए करता है बिकॉज यू कीप ब्रिंगिंग देम फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। अगर आपका माइंड इतना केपेबल है जो कि पास्ट को वापस रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है, तो भाई साहब मे बी यू आर ऑल्सो केपेबल ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग योरसेल्फ। खुद को ही बना सकते हो दोस्त।
और इसी के चलते लास्ट थर्सडेज़म थ्योरी एक और बड़ा सवाल उठाती है कि अगर ये पॉसिबल है कि आपकी मेमोरीज, आपकी हिस्ट्री, आपका एक पूरा एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी आर्टिफिशियली क्रिएट हो सकता है, तो भाई क्या रियलिटी आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं हो सकती? व्हाट इफ जिस पास्ट को हम इल्यूजन बोल रहे हैं, वो इल्यूजन सिर्फ आपका पास्ट ही नहीं, पूरी दुनिया आपके चारों तरफ है भाई, सब कुछ इल्यूजन। ज़रा थोड़ा सा सोचो इस बारे में। एक ऐसा कैरेक्टर जो एक वीडियो गेम के अंदर रह रहा है, उस कैरेक्टर के लिए उसके आसपास की दुनिया बिल्कुल ही रियल लगेगी। वो इन्वायरमेंट, वो रूल्स, वो नियम कानून, वो एक्सपीरियंसेस, सब कुछ। बट हमारे लिए जो बाहर से देख रहा है, ऐसी चीज़ पता है हमें जो उनको शायद नहीं पता है। उनकी जो पूरी रियलिटी है वो रन हो रही है ऑन समथिंग बियॉन्ड देयर वर्ल्ड। मतलब उनको समझ ही नहीं आएगा जो हम समझ पा रहे हैं। अब अपने आप से एक डिस्टर्बिंग सवाल पूछो, व्हाट इफ ह्यूमंस आर दैट कैरेक्टर? व्हाट इफ द यूनिवर्स वी एक्सपीरियंस एवरी सिंगल डे, दिन प्रतिदिन, इज नॉट द अल्टीमेट रियलिटी? हमें झूठ बोला गया आज तक, बट एक ऐसी चीज़ ने उसको बनाया। गॉड नहीं, गॉड के बारे में बात नहीं कर रहा, उसको तुम गॉड का नाम दे दो, वो आपके ऊपर है, बट क्रिएटेड बाय समथिंग बियॉन्ड अस, जिसको हम कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर सकते। यही है द आइडिया बिहाइंड सिमुलेशन थ्योरी। चलिए एक सिनेरियो इमेजिन करिए, 500 साल पहले की बात है। आप 500 साल पहले चले गए टाइम मशीन लेके, और आप वहाँ पे जाके बोलते हैं कि भाई 500 साल बाद एक ऐसा दिन आएगा जहाँ पे इंसान पूरे डिजिटल वर्ल्ड्स बना देगा, जहाँ पे लोग एंटर कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं रियलिटीज़ को जो कि फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक मार्क जुकरबर्ग करके आदमी आएगा, वो ऐसी चीज़ बनाएगा, मेटा वेटा वाली चीज़ बनाएगा, जिसमें आप पूरा GTA 6 होगा भाई। उनको लगेगा कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, क्या बक रही है। बट आज की डेट पे हमने वर्चुअल वर्ल्ड्स बना लिए, हमने वीडियो गेम्स बना लिए, वर्चुअल रियलिटी बना ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना ली, डिजिटल एनवायरनमेंट्स बना लिए। तो सवाल ये उठता है, अगर इंसान कैन क्रिएट कन्विंसिंग आर्टिफिशियल रियलिटीज जो कि आज बन रही है, जैसे GTA 6 के अंदर अपनी दुनिया है, अपनी इकोनॉमी है, अपना ही पैसा लेन देन होगा, तब क्या होगा जब एक सिविलाइजेशन जो मिलियंस ऑफ ईयर्स आगे हैं हमसे, नॉट इन फ्यूचर बट इन रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी दे आर एडवांस देन अस, तो क्या वो एक ऐसी रियलिटी बना सकते हैं जो इतनी एडवांस हो कि उसके अंदर जो बीइंग्स हैं, जो रह रहे हैं उस रियलिटी में, जो जीव जंतु रह रहे हैं, उनको ये पता ही ना हो कि दे आर सिमुलेटेड, दे आर पार्ट ऑफ अ वीडियो गेम। अब इस आइडिया का मॉडर्न वर्जन जो है ना, वो फेमस हुआ थ्रू अ फिलोसोफर नेम्ड निक बॉस्ट्रॉम, और उनकी एक आर्ग्यूमेंट थी जिसको बोला जाता है सिमुलेशन आर्ग्यूमेंट। इनकी आर्ग्यूमेंट ये नहीं थी कि हम लोग तो भैया पक्की बात 100% बात भाई हम लोग सिमुलेशन में रह रहे हैं। उनकी आर्ग्यूमेंट सिंपल थी, अगर एडवांस सिविलाइजेशंस इवेंचुअली इतनी केपेबल हो जाती है ऑफ क्रिएटिंग एक्सट्रीमली रियलिस्टिक सिमुलेशंस, तो फिर दे कुड potentially create billions of simulated worlds inside it। अगर simulated conscious beings original beings से ज़्यादा हो जाते हैं, billion to the power let's say billion, तो statistically there is a possibility that we could be one of those simulations। शायद हम भी सिमुलेशन में, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ना भाई। वे सिमुलेशन बढ़ती जाएंगी तो प्रोबेबिलिटी है कि हम भी सिमुलेशन का पार्ट है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट इज नॉट द कंप्यूटर, यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट है ये सवाल कि ऐसी क्या चीज़ है जो सामने वाली चीज़ को रियल बनाती है। अगर एक सिमुलेटेड बीइंग प्यार एक्सपीरियंस करता है, पेन एक्सपीरियंस करता है, फियर एक्सपीरियंस करता है, कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस करता है, तो उसकी जो रियलिटी है क्या वो कम रियल हो जाएगी? जो रीज़न है जिस वजह से सिमुलेशन थ्योरी इतनी फैसिनेटिंग है, वो ये रीज़न नहीं है कि यहाँ पे ग्लिचेस हो रहे हैं या कंप्यूटर कोड मैट्रिक्स की तरह यूनिवर्स में आ रहे हैं। एक गहरा सवाल उठ रहा है कि अगर आपको पता लग जाए कि कोई चीज़ सिमुलेट करी गई है, बनाई गई है, तो क्या उसकी मीनिंग, उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी? एक ड्रीम की तरह सोचिए, जब आप उस सपना देख रहे हैं, सोते हुए सपने के अंदर हैं, तो इमोशंस बड़े रियल लगते हैं, फियर बड़ा रियल लगता है, आपको ऐसे झटके भी पड़ते हैं फिजिकली, हैप्पीनेस बड़ी रियल लगती है, आपका ब्रेन ऐसा लगता है इज एक्सपीरियंसिंग समथिंग। जब जगते हैं बात कुछ और होती है। शायद रियलिटी भी ऐसी काम करती है। मे बी जो आपकी एक्सपीरियंस और तजुर्बे की वैल्यू है वो शायद वहाँ से आ ही नहीं रही जहाँ से आप सोच रहे हैं, बट इस फैक्ट से आ रही है कि आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। भले ये यूनिवर्स सिमुलेशन हो ना हो, एक चीज़ ज़रूर रहेगी कि यू स्टिल हैव टू लिव इनसाइड इट। आपको उसके अंदर रह के चॉइसेस लेने हैं, आपको उसके अंदर रह के रिलेशनशिप्स बनाने हैं, और आपको उसके अंदर रह के ऐसे मोमेंट्स बनाने हैं जो आपके लिए मैटर करते हैं। तो सिमुलेशन थ्योरी का बिगेस्ट लेसन ये नहीं है कि नथिंग इज़ रियल, वो ये है कि शायद रियलिटी
और ज़्यादा स्ट्रेंज और वियर्ड है दैन वी एक्चुअली अज्यूम इट टू बी। और अगर आपको सिमुलेशन थ्योरी के बारे में और डेप्थ में जाना है तो मैं आई कार्ड पे एक वीडियो लगा दूंगा जो मैंने रिसेंटली बनाया था। मैंने पूरा इन डेप्थ सिमुलेशन थ्योरी को कवर किया है सारे आर्ग्यूमेंट्स के साथ, तो वहाँ पे आप बाद में जाके जब भी देख रहे हैं देख सकते हैं। लेकिन सिमुलेशन थ्योरी ना दोस्त एक और बहुत ही डिस्टर्बिंग सवाल उठवाती है। अगर ये रियलिटी लेट से रियल भी होती है, अगर ये यूनिवर्स ब्रह्मांड एक सिमुलेशन नहीं है, तो उसके बाद भी एक चीज़ है जिससे आप कभी एस्केप नहीं कर सकते। और अगर मैं ये कहूँ कि आप रियलिटी एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू ओनली वन प्लेस, एक ही जगह पर रियलिटी एक्सपीरियंस होती है, वो आपके माइंड में। आपको पता है आपकी कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्या आप ये प्रूव करते हैं कि सामने वाले की भी कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है? एक सेकंड के लिए ज़रा इस चीज़ के बारे में सोचिए। आपको एक चीज़ पता है विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी कि आप कॉन्शियस हैं, आप थॉट्स एक्सपीरियंस करते हैं, आप इमोशंस फील करते हैं, आप अपने चारों तरफ दुनिया को, रियलिटी को देखते हैं। बट अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, आपको कैसे पता कि जो आपके सामने वाला इंसान लेट से खड़ा हुआ है वो भी रियलिटी को उसी तरीके से एक्सपीरियंस करता है जिस तरीके से आप कर रहे हैं? लोगों को देख सकते हैं, आप उनको बात करते हुए सुन सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं जब वो कोई रिएक्शन दे रहे हैं, बट आप उनकी माइंड में कभी घुस के एक्सपीरियंस नहीं कर सकते वो दुनिया जो अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो आप हमेशा सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस ही एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और ये एक बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेंज फिलोसॉफिकल क्वेश्चन उठवाता है, विच इज व्हाट इफ यू आर दी ओनली ट्रूली कॉन्शियस बीइंग इन एग्जिस्टेंस, और आसपास के लोग कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं। आप ही के पास कॉन्शियसनेस है, आप ही के पास रियलिटी को समझने की ये शक्ति है। यही है द आइडिया बिहाइंड सोलिप्सिज्म। एक थॉट एक्सपेरिमेंट लेते हैं। लेट्स से आप एक सपने के अंदर हैं, ड्रीम के अंदर है, और उस ड्रीम में आप लोगों को देखते हैं, आप उन लोगों से बात करते हैं, उनकी अपनी पर्सनैलिटीज़ हैं, वो लोग आपसे रिस्पॉन्स में बात कर रहे हैं, वार्तालाप चल रहा है। बट जब आप जगते हैं आप ये रियलाइज़ करते हैं हर एक वो इंसान आपके सपने में आपके माइंड के द्वारा बनाया गया था। अब इमेजिन करिए यही पॉसिबिलिटी डैट योर वेकिंग रियलिटी सिमिलर, जो हम अभी ये तुम वीडियो देख रहे हो शायद में एग्जिस्ट ही नहीं करता। हर कोई जो आपके सामने है या आपके आसपास है, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपके स्ट्रेंजर्स जो भी स्ट्रीट पे, आपके नेबर्स, वो आपका वो बदमाश मामा वो एग्जिस्ट करता ही नहीं, या फिर आप उनकी जैसी रियलिटी एक्सपीरियंस कर ही नहीं रहे हैं। और ये एक भ्रम था कि सबकी अपनी रियलिटी का एक्सपीरियंस है। व्हाट इफ दे आर ओनली अपियरिंग इनसाइड योर एक्सपीरियंस? सोलिप्सिज्म ना तो आधा एक एक्सट्रीम स्केप्टिसिज्म से अबाउट रियलिटी। तो इसका बेसिक आइडिया ये है कि द ओनली थिंग यू कैन ट्रूली प्रूव एग्जिस्ट वो है आपका अपना माइंड। और ये आइडिया ना बहुत पीछे जाता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स ऑफ ऑल टाइम रेने डेकार्ट की फिलोसफी में जाता है। उन्होंने सवाल उठाने शुरू करे चीज़ों के ऊपर, एंड व्हाइल क्वेश्चनिंग एवरीथिंग डेकार्ट ने एक चीज़ रियलाइज करी कि अगर मैं सब चीज़ों पे डाउट भी करूं, द फैक्ट दैट आई एम डाउटिंग प्रूफ दैट आई एग्जिस्ट। क्योंकि लोगों ने उनसे पूछा कि वे कैसे प्रूव कर सकते हो यू एग्जिस्ट, तो उन्होंने ये कोटेशन दिया, आई थिंक देयरफॉर आई एम। उसके ऊपर भी मैंने एक लंबा वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। बट यहाँ पे सोलिप्सिज्म ना इस कॉन्सेप्ट को रेने डेकार्ट को और आगे ले जाता है। अगर आपका खुद का कॉन्शियसनेस सिर्फ एक ऐसी लौती चीज़ है जो आप डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो आप उससे बाहर कोई भी चीज़ कैसे प्रूव कर सकते हैं? आप ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि दुनिया एग्जैक्टली वैसी ही एग्जिस्ट करती है जैसे आप उसको परसीव कर रहे हैं? ये कैसे प्रूव कर सकते हैं जो सामने आपके लोग हैं उनका भी अपना एक अंदरूनी वर्ल्ड, अंदरूनी दुनिया है जैसे आपकी है? और इसी को बोला जाता है द प्रॉब्लम ऑफ अदर माइंड्स। आप ये अज्यूम करते हैं दूसरे लोग कॉन्शियस हैं बिकॉज वो आपकी तरह बिहेव करते हैं, वो भी हंसते हैं, वो भी रोते हैं, वो भी वही पेन फील करते हैं। बट आप कभी वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, उनकी कॉन्शियसनेस आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। यू ओनली ऑब्जर्व द आउटसाइड। अब ज़्यादातर लोग ना सोलिप्सिज्म जैसे कॉन्सेप्ट को, आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग भाई ये एकदम इम्पॉसिबल है टू लिव एज इफ कोई और रियल है ही नहीं। हम रोज़ दिन प्रतिदिन रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं, वी केयर अबाउट पीपल, हम लोग ये समझते अंडरस्टैंड करते हैं दूसरों के बारे में, दूसरों की स्ट्रगल्स के बारे में। बट सोलिप्सिज्म ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रिवील करता है कि आप रियलिटी कभी भी डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं करते, रियलिटी एक्सपीरियंस करते हैं अपने माइंड के थ्रू। आपका ब्रेन जो है एक अपना ही अंदरूनी वर्जन बनाता है ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड यू। आपकी मेमोरीज, आपके इमोशंस, आपके इंटरप्रिटेशन, सब कुछ ना एक पर्सनल फिल्टर के थ्रू, एक जजमेंट फिल्टर के थ्रू होके जाता है, तब आप उसको समझ पाते हैं। एंड शायद इसी वजह से दो लोग एक इवेंट को एग्जैक्टली उसी तरीके से एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं या कर सकते हैं।
और जब उन रियलिटीज़ के थ्रू गुजरते हैं तो दोनों अलग आउटकम्स लेके जाते हैं। सॉलिप्सिज्म का लेसन ये नहीं है कि आपके अलावा सब कुछ फेक है, ये इस आइडिया को बहुत ज़्यादा लिटरल सेंस में ले लेगा। इसका डीपर लेसन ये है कि आपका जो एक्सपीरियंस है ऑफ रियलिटी इज ऑलवेज लिमिटेड बाय योर ओन पर्सपेक्टिव। आप अपने ही माइंड में कहीं ना कहीं ट्रैप हो रखे हैं, और शायद आपके आसपास जो लोग हैं वो भी अपने माइंड में ट्रैप हो रखे हैं। शायद यही कॉन्सेप्ट ना हमें और हम्बल बना देता है, क्योंकि हर एक इंसान जिससे आप मिलते हैं वो अपने अंदर एक अपना यूनिवर्स लेके चल रहा है, एक ऐसा यूनिवर्स जो आप शायद कभी देख ही नहीं पाएंगे, समझ ही ना पाएंगे। बट दो सॉलिप्सिज्म ना हमें एक और डीपर मिस्ट्री के साथ छोड़ देता है। हमें ये पता है कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है, एटलीस्ट वी नो हमारी कॉन्शियसनेस, मेरी कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है, आपकी कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट, कोई तो चीज़ सोच रही है। बट यहाँ पे और बड़ा सवाल ये है, कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती ही क्यों है? चाहे मेरे अंदर चाहे आपके अंदर, क्यों ही कर रही है? क्यों एक कलेक्शन ऑफ एटम हमारे ब्रेन के अंदर एक एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं? क्यों ये ब्रह्मांड ऐसी चीज़ें कंटेन करता है जो इंसानों जैसे हम इंसान जो कि उसी ब्रह्मांड पे सवाल उठाए? एंड व्हाट इफ जो हम लोग कॉन्शियसनेस को देख रहे हैं, जिस कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग उसको रॉन्ग डायरेक्शन से समझने की कोशिश कर रहे हैं? व्हाट इफ कॉन्शियसनेस इज नॉट समथिंग दैट अपीयर्ड व्हेन ह्यूमंस इवॉल्व्ड, बट समथिंग जो कि प्रेजेंट रियलिटी में था ऑल अलोंग और हम उसको इग्नोर करते जा रहे थे? अब हम एंटर करते हैं द टॉप 3 मोस्ट माइंड बेंडिंग आइडियाज। तो अपने आसपास देखिए, अपना फ़ोन, अपना चेयर जिस पे आप बैठे हैं या जहाँ खड़े हैं, हवा अपने आसपास, वो हर चीज़ जिससे यूनिवर्स बना हुआ है और सेम इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, एटम्स, पार्टिकल्स, एनर्जी। यहाँ पे एक बहुत ही अजीबोगरीब सवाल आता है, हाउ डिड दीज अनकॉन्शियस पार्टिकल्स क्रिएट समथिंग जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसके प्रति प्यार दे सकते हैं, फियर कर सकते हैं, उसके एग्जिस्टेंस पे, अपनी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा सकते हैं। यूनिवर्स ने कैसे क्रिएट कर दिया एक ऐसी चीज़ जिसको हम पीछे देख के पूछ सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पे हूँ ही क्यों? यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पैनसाइकिज्म विच ऑफर्स अ वेरी स्ट्रेंज पॉसिबिलिटी। शायद कॉन्शियसनेस अचानक से मैटर से नहीं बन के आ गई कि मैटर है कॉन्शियसनेस बन गई। शायद कॉन्शियसनेस पहले से थी एंड इट वाज अ वेरी फंडामेंटल पार्ट ऑफ आवर रियलिटी जो हमें पता ही नहीं था। इमेजिन करिए आप अपना फ़ोन खोलते हैं, आप बहुत सारे छोटे छोटे मिलियंस ऑफ टाइनी कंपोनेंट्स देखते हैं, बट कहीं पे भी आपको उसके अंदर इंटरनेट पार्टिकल नहीं मिलेगा, लेकिन आपके फ़ोन में फिर भी इंटरनेट है, इंटरनेट एग्जिस्ट करता है। लेकिन वो इंटरनेट इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो छोटे छोटे पीसेस एक पर्टिकुलर तरीके से एक अरेंजमेंट में अरेंज है जिसकी वजह से इंटरनेट चल पा रहा है। पैनसाइकिज्म यही सवाल पूछता है, व्हाट इफ कॉन्शियसनेस वर्क सिमिलरली? शायद इंसान जो है इसलिए स्पेशल नहीं है कि भाई हम लोग तो हमारे पास कुछ बहुत ही अनोखा है, अजूबा है, हम लोग शायद इसलिए स्पेशल है क्योंकि हमारे जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ रियलिटी वो इस तरीके से अरेंज्ड है, इस कॉम्प्लेक्स तरीके से अरेंज है कि वो कॉन्शियसनेस बनाते हैं। पैनसाइकिज्म ना ये सजेस्ट करता है कि जो कॉन्शियसनेस है या फिर कुछ बेसिक फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस एक फंडामेंटल पार्ट ऑफ रियलिटी है। द रीजन दिस आइडिया बिकेम इंटरेस्टिंग इज बिकॉज ऑफ एक ही सबसे बड़ी मिस्ट्री विच इज़ द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। साइंस जो है भाई ब्रेन एक्सप्लेन कर सकता है, न्यूरॉन्स एक्सप्लेन कर सकता है, सिग्नल्स एक्सप्लेन कर सकता है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक्सप्लेन कर सकता है, बट फिर भी सबके बावजूद एक सवाल रह जाता है, ये सब चीज़ें एक्चुअली फील क्यों होती है? कि ये कुछ तो है, कुछ सब्सटेंस है। सनसेट को देख के एक एक्सपीरियंस फील होता है, पेन होने पे सही में दर्द होता है, मतलब व्हाई डज पेन एक्चुअली हर्ट? पेन की वजह से दर्द हो रहा है। शायद कॉन्शियसनेस वो चीज़ है ही नहीं जो कॉम्प्लेक्स बन के हमारे ब्रेन में आती है, कॉम्प्लेक्स तरीके से, जटिल तरीके से आती है। शायद वो पहले से ही हमारे रियलिटी में फंडामेंटल लेवल पे पहले से ही बिल्ट थी। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो पत्थर पड़ा है सामने सड़क के ऊपर वो बैठ के वहाँ पे सोच रहा है। ये आइडिया ना और ज़्यादा सटल है, समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर चीज़ के पास ना एक बेसिक फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस होता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स बीइंग्स आपके जैसे, मेरे जैसे, इंसानों के जैसे, जानवरों के जैसे तब बनते हैं जब ये बेसिक एलिमेंट्स एक स्पेसिफिक तरीके से कंबाइन होते हैं और हमें क्रिएट करते हैं। तो पैनसाइकिज्म ना पूरी तरीके से फ्लिप कर देता है हमारी यूजुअल अंडरस्टैंडिंग। हम यूजुअली क्या सोचते हैं कि भाई मैटर पहले आया था और उसके बाद कॉन्शियसनेस समहाउ आगे अपीयर कर गया, बट पैनसाइकिज्म ये पूछता है कि अगर व्हाट इफ कॉन्शियसनेस वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ द यूनिवर्स? वो था ही, कॉन्शियसनेस था ही पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, तुम क्यों अलग से सोच रहे हो? शायद इंसान कॉन्शियसनेस क्रिएट कर ही नहीं रहा, बट ये जो यूनिवर्स है बिकेम अवेयर ऑफ इटसेल्फ थ्रू अस। बट ये चीज़ ना एक और बड़ी मिस्ट्री बना देती है। अगर छोटे छोटे पीसेस ऑफ कॉन्शियसनेस हर जगह एग्जिस्ट करते हैं
तो वो कंबाइन कैसे करते हैं टू वन सिंगल एक्सपीरियंस। हाउ डू बिलियंस ऑफ टाइनी एक्सपीरियंसेस बिकम वन आई, जिसको तुम ईगो भी कह सकते हो, कैसे वो ईगो बनती है, इसको बोलते हैं द कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम। और इसी वजह से जो कॉन्सेप्ट है ना पैनसाइकिज्म का, बहुत फैसिनेटिंग है। वो कॉन्शियसनेस को सॉल्व नहीं करता, वो एक सवाल फोर्स कर देता है हमारे ऊपर, जो कि ये पूछता है कि भाई रियलिटी अपने आप में किस चीज से बनी है। बट यहाँ पे ना पैनसाइकिज्म हमें एक और बड़ी मिस्ट्री के साथ छोड़ देता है। अगर कॉन्शियसनेस लेट से हम कह रहे हैं हर जगह है, तो कॉन्शियसनेस अपने आप में क्या है? वाई इज देयर एन एक्सपीरियंस हैपनिंग इनसाइड योर हेड? साइंस ब्रेन समझा सकता है, साइंस सिग्नल समझा सकता है, साइंस बिहेवियर समझा सकता है, बट अभी भी एक सवाल रह जाता है। सब समझाने के बावजूद उस समझने के एक्सपीरियंस को समझ कौन रहा है? समझना कंफ्यूज आ गया। तो जो अंदर एक्सपीरियंस हो रहा है, वो जो अंदर सम्मन है जो एक्सपीरियंस कर रहा है, वो कैसे हो रहा है और वो क्यों हो रहा है? अभी इसी वक्त आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, लाइट आपकी आंखों के थ्रू एंटर कर रही है, सिग्नल ट्रैवल कर रहा है थ्रू योर ब्रेन, न्यूरॉन्स फायर कर रहे हैं। साइंस इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है, हम सबको पता है यार। बट यहाँ पे एक मिस्ट्री आती है। इस सब के बावजूद ये जो एक्सपीरियंस हो रहा है इस वीडियो को देखने का, आपको गुस्सा आ रहा होगा, ये बंदा क्या बक रहा है, या अच्छा लग रहा होगा, नई इन्फॉर्मेशन मिलने का के उल्लास अंदर में आ रहा होगा, ये एक्सपीरियंस क्यों हो रहा है? ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्यों नहीं है हैपनिंग इन द डार्क? व्हाई डज ये जो सनसेट होता है नॉट जस्ट बिकम कलर्स? क्यों वो खूबसूरत होना चाहिए? ये जो पेन होता है आपको, वो सिर्फ सिग्नल क्यों नहीं होना चाहिए, बट हमें दर्द होता है? इसको बोलते हैं द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। इमेजिन करिए आपने ह्यूमन सिविलाइजेशन का मोस्ट एडवांस रोबोट बना लिया। वो बात कर सकता है, वो फेसेस रिकॉग्नाइज कर सकता है, वो इमोशन समझ सकता है, वो ये भी कह सकता है कि अगर वो खुश फील हो रहा है कि आई एम हैप्पी। बट सवाल फिर भी रह जाएगा, क्या उस रोबोट के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि इन सबको एक्सपीरियंस कर रही है, या फिर वो सिर्फ राइट रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस कर रहा है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन? हम लोग ब्रेन को स्टडी कर सकते हैं, हम लोग बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं, बट वी स्टिल कैन नॉट डायरेक्टली मेजर द फीलिंग ऑफ बीइंग यू। यू क्या है? आपको किसने असल में बनाया? एक फिलोसोफर हैं जिनका नाम है डेविड चार्मर्स। इन्होंने इसको कहा द हार्ड प्रॉब्लम। आसान सवाल है वो ये है जो साइंस पूछ ही लेता है कि ब्रेन इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस करता है, हम रिएक्शन कैसे देते हैं, हम चीज़ों को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। बट जो डेप्थ के क्वेश्चन है ना, वो ये है कि ये प्रोसेसेस फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस क्रिएट कैसे करते हैं? हमारे माइंड के अंदर या हमारे ब्रेन में एक मूवी चल कैसे रही है? ये रियलिटी किसी चीज़ की तरह क्यों लगती है? एंड यहीं पे इसी क्षण में एक मिस्ट्री की शुरुआत होती है, which is maybe consciousness is not just something the brain produces, maybe consciousness is something जो कि और फंडामेंटल है अबाउट रियलिटी इटसेल्फ, जिसको हम अभी समझ ही नहीं सकते हैं। और कॉन्शियसनेस की ना सबसे स्ट्रेंज और वियर्ड चीज़ पता है क्या है? हर इंसान जो आपके आसपास आपको दिख रहा है, उसके अंदर अपना एक यूनिवर्स चल रहा है, उसके अपने थॉट्स चल रहे हैं जो कि हम पीछे बात करते हुए आए हैं, उसके अपने इमोशंस चल रहे हैं, उसके अपने एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं। उसके बावजूद आप उसके वर्ल्ड में एंटर नहीं कर सकते। आप किसी और का दर्द ज़रूर समझ सकते हैं, बट आप वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते कि वो दर्द उनको कैसा लग रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि ब्रेन काम कैसे करता है, चाहे सबसे बड़ा रहस्य ये है ये एक्सपीरियंस और ये तजुर्बा असल में है ही क्यों, होने की ज़रूरत ही क्या थी। बट ये सारी चीज़ें एक अल्टीमेट क्वेश्चन उठवाती हैं। अगर कॉन्शियसनेस वो चीज़ है जिसके थ्रू हम लोग रियलिटी एक्सपीरियंस करते हैं, तो क्या हमारे माइंड के भी लिमिट्स होते हैं? क्या हमारे माइंड चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में लिमिटेशंस लगाता है? व्हाट इफ यूनिवर्स, हमें लगता है यूनिवर्स हमसे रहस्य छुपा रहा है, यूनिवर्स हमसे असली सत्य छुपा रहा है। शायद यूनिवर्स इज़ नॉट हाइडिंग आंसर्स फ्रॉम अस, शायद हमारा माइंड इज सिंपली नॉट बिल्ड टू कॉम्प्रीहेंड दोज आंसर्स। थ्रू आउट हिस्ट्री इंसानों ने ये बिलीव किया है कि हर एक मिस्ट्री का एक जवाब है। हमने प्लैनेट्स डिस्कवर करे, हमने आइटम्स डिस्कवर करे, हमने डीएनए डिस्कवर किया, हमने यूनिवर्स कैसे सीक्रेट्स अनलॉक कर लिए ओनली थ्रू मैथमेटिक्स। और हर एक डिस्कवरी ने हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि भाई थोड़ा सा और वक्त दे दो, हम लोग सब कुछ समझ जाएंगे। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ सवाल जो हैं आर नॉट वेटिंग फॉर बेटर टेक्नोलॉजी, अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ सवाल ह्यूमन माइंड के कॉम्प्रीहेंशन से परे हैं, आप समझ ही नहीं सकते, आप अपना वक्त बर्बाद कर देंगे उनको समझने में, चाहे कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी बना लें, तो कैसा लगेगा? वापस चलते हैं 500 साल पहले, है ना, फिर पहुंच गए हम लोग ढीठ की तरह। 500 साल पहले के किसी इंसान को एआई समझा रहे हैं, यू कुड एक्सप्लेन फोन्स, एआई एंड वेबसाइट्स, बट उनका दिमाग उस फ्रेमवर्क को समझने के लिए बना ही नहीं है। इसलिए नहीं कि वो बेवकूफ़ है, घपौच है, बट इसलिए क्योंकि उनकी जो रियलिटी है उसने इन कॉन्सेप्ट्स को कभी रखा ही नहीं।
अब आप समझिए, इंसान भी लेट्स से सेम है अभी का इंसान। व्हाट इफ रियलिटी में ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारा माइंड शायद बना ही नहीं है समझने के लिए, तो आप कितनी कोशिश कर लें आप समझ ही नहीं पाएंगे। एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम है कुर्ट गोडेल, उन्होंने कुछ बहुत ही शॉकिंग डिस्कवर किया। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सिस्टम में हमेशा कुछ ऐसे ट्रुथ्स रहेंगे जो कि आप उस सिस्टम का इस्तेमाल करके प्रूफ कर ही नहीं सकते हैं। भैया बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सीधी सादी भाषा में हम आपको बतलाएं। इवन द लैंग्वेज वी यूज टू अंडरस्टैंड रियलिटी, जिस भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसके भी अपनी लिमिट्स हैं, और शायद वही सेम लिमिट ह्यूमन नॉलेज पे भी लगती है। एक ऐसा ब्रेन जो कि यूनिवर्स के द्वारा बनाया गया है, वो समझने की कोशिश कर रहा है उसी यूनिवर्स को जिसने उसको बनाया है। शायद कुछ आंसर्स हमसे छुपे हुए हैं ही नहीं, हमें यूनिवर्स ने उस लेवल की कैपेबिलिटी दी ही नहीं, और शायद हम पहुंच भी नहीं पाएंगे कि हम उन आंसर्स को देख सकें। सोचो भाई, कितनी मेहनत कर लो, तरक्की कर ही नहीं पाएंगे। ये जो आइडिया है ना, वो अपने आप में ही फाड़ भी देने वाला है और हम्बलिंग भी है, क्योंकि इंसान बहुत टाइम ये सोचता है अदर टाइम कि भाई अगर हम किसी चीज़ को नहीं समझ सकते तो हमें और थोड़ा वक्त चाहिए, टेक्नोलॉजी एडवांस होगी समझ जाएंगे। बट कभी कभार ना भाई, लिमिटेशन रियलिटी या टेक्नोलॉजी नहीं होती, वो हम खुद होते हैं। वापस स्टार्टिंग के एग्जाम्पल पे, एक मछली अपने समुंदर से या लेक से बाहर की, वाटर्स के बाहर की दुनिया और लाइफ नहीं समझ सकती। इसलिए नहीं कि वो आंसर छुपा हुआ है, दुनिया तो एग्जिस्ट कर रही है पानी के बाहर, बट इसलिए कि उसके पास वो एबिलिटी ही नहीं है उसको इमेजिन करने की। शायद इंसान भी इसी तरह है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये क्वेस्ट रोक दें, हम ये सर्च रोक दें। ये गोल कभी था ही नहीं टू नो एवरीथिंग। गोल था वॉज टू कीप एक्सपैंडिंग द बाउंड्रीज ऑफ वॉट वी कैन एक्चुअली नो, और पुश करना है कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। तो दोस्त, मे बी आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दीज थ्योरीज, यहाँ पे बिगेस्ट लेसन ये नहीं है कि यूनिवर्स फाड़ देने वाला है, एकदम फाड़ू और हम फट्टू हैं। वो ये है कि यूनिवर्स हमारे अजम्पशन से भी बड़ा है। ये जो लाइफ है अबाउट फाइंडिंग, हम लोग जिस चीज़ के पीछे पड़े कि हम हर चीज़ का आंसर निकालेंगे, वो है ही नहीं। मे बी इट इज़ अबाउट हैविंग द करेज टू आस्क बेटर क्वेश्चन, अपने अंदर वो क्रांति लाओ बेटर सवाल पूछने की। बिकॉज समवेयर बिटवीन वॉट वी नो एंड वॉट वी कैन नेवर नो, जो हमें पता है और जो शायद हम कभी पता कर ही नहीं सकते हैं, असली मिस्ट्री शुरू होती है ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसकी खोज में हमें आगे बढ़ना है। और शायद इसी यूनिवर्स ब्रह्मांड की सबसे डिस्टर्बिंग पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि उसने आपको कोई आंसर्स नहीं दिए या उसके कोई आंसर्स नहीं है, वो शायद ये है कि उसने आंसर सामने आपके खुली किताब की तरह रख रखे हैं, बट हम शायद इतने इंटेलिजेंट हैं ही नहीं कि उसको समझ सकें। तो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे एक अंगूठा ज़रूर छोड़ दें, जिससे मुझे पता लगता रहे ऐसे और वीडियोस लाने हैं। और मैंने ना यहाँ पे एक अलग से चैनल बनाया हुआ है जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल फिलोसफी की बात करता हूँ, जो कि आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकता है और आपके अराउंड वेल्थ क्रिएट कर सकता है, कि आप फिलोसफी का इस्तेमाल करके कैसे अपनी ज़िंदगी में वेल्थ क्रिएट करें। तो मैं थोड़ा हट जाता हूँ, मास्टर क्लास नहीं उठाइए, वो उठाइए, फिर इस वीडियो पर जाइए। चलिए अभी जाइए।